दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी ऑफ ISI ट्रिपल ए में। दोस्तों सीआरपीसी का हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने जो है सीआरपीसी के विषय में और अध्याय 1, 2 और 3 के बारे में बताया था। आज हम जो है अध्याय 4 और 5 को कवर करेंगे। 4 और 5 से पहले हम देखते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, ये भी हमें याद रखना है कि इसका अधिनियम संख्या कौन सा है। तो अधिनियम संख्या 1974 का ये कौन सा है, 2 है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे, हमने अध्याय 1 को, अध्याय 2, अध्याय 3 को पढ़ लिया। आज हम देखेंगे अध्याय 4 और 5। अध्याय 4 में देखेंगे सबसे पहले, अध्याय 4 जो है अगर पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार जो है वो धारा 36 से लेकर के कहां तक है, धारा 40 तक। अगर पूछा जाता है इसका विस्तार कहां तक है तो धारा 36 से लेकर के धारा 40 तक है। ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 4, इसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों को बताता है और जो दूसरा हिस्सा है खा, वो मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता के विषय में बताता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं का में बताया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां, उसका हेडिंग है। ठीक है, जो धारा 36 है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी, धारा नंबर 36। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस प्रकार थाने में एसओ तथा थाना क्षेत्र में एसओ तथा एसएचओ की जो शक्तियां होती हैं वही सर्किल में सर्किल ऑफिसर की होती हैं, जिले में जो होता है एसपी की होती हैं। ठीक है ना, इसी तरह उनकी शक्तियां होंगी। तो सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां वैसे ही होती है जैसे एक थाना क्षेत्र में किसकी होती है, एसओ या एसएचओ की होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका भाग जो है वो खा में दिया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता के विषय में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता के विषय में बताया गया है। अब सहायता कौन करेगा, जनता द्वारा बताया गया। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें धारा नंबर कौन सी है, 37। कौन सी है, धारा नंबर 37। 37 में बताया गया है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की क्या करेगी, सहायता करेगी। ध्यान से समझना, ये 37 इंपोर्टेंट धारा है, धारा नंबर सीआरपीसी की 37। इसमें बताया गया है कि जनता जो है कब मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता करेगी। ठीक है, यहाँ एक चीज याद रखना, उचित रूप से मांगने पर, सहायता मांगने का भी एक तरीका होता है, एक अनुरोध होता है, उसी तरह यहाँ मांगेंगे सहायता। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 बातें दी हुई हैं कि सहायता जो है वो किस किस में मांग सकते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी किया जाना है, उसको गिरफ्तार करने में वो सहायता मांग सकता है जनता से। ठीक है, तो जनता वहां पर सहायता करने के लिए क्या होगी, बाध्य होगी। यदि लॉ एंड ऑर्डर के तहत हमें शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखनी है, ठीक है, तो शांति अगर भंग होती है, शांति भंग होती है तो उसको रोकने के लिए भी सहायता मांगी जा सकती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो दिया है वो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको अगर हानि हो रही है तो उस हानि से रोकने के लिए भी यहाँ पर सहायता मांगी जा सकती है। यदि विनम्र तरीके से सहायता मांगने पर, ठीक है, अगर जनता सहायता नहीं करती तो वो दोषी होगी किसकी, आईपीसी की धारा 187 की कार्रवाई उस पर होगी, या 187 की दोषी होगी। ठीक है, ये है धारा नंबर कौन सी, 37। अगर धारा नंबर 38 हमारे काम की नहीं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, छोड़ सकते हैं। अगर धारा नंबर हम 39 की बात करें, ये भी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया गया धारा नंबर 39 में कि कुछ अपराधों की सूचना जो है वो जनता द्वारा, कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा किसको दी जाएगी, पुलिस को या मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। ठीक है, यहाँ इसमें जो धारा 39 में जो अपराध वर्णित हैं ये उन्हीं के विषय में। अब सवाल ये आता है कि यदि सूचना देने में जनता को पता है कि कोई अपराध होने वाला है या अपराध को करने में कोई व्यक्ति संक्षिप्त होने वाले या लगने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास ये सूचना है कि किसी अपराध को घटित करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने कोई कार्यवाही की है, ठीक है, या कोई इस तरह की कोई सूचना बनाई है, आपस में बैठ के कोई बात की कि आज हम यहाँ लूट करेंगे, या इस तरह की कोई बात है, तो उन्हें अगर उसे सूचना है तो वो उसको लोप नहीं करेंगे, वो बताएंगे किसको, जनता को। जनता जो है वो बताएगी किसको, पुलिस को और मजिस्ट्रेट को सूचना देगी। अगर वो सूचना देने में क्या करती है, लापरवाही करती है, सूचना देने में क्या करती है, लापरवाही करती है, तो वह दोषी होगी किसकी, एक आईपीसी 176 और 202 की दोषी होगी। ये जो है वो अध्याय नंबर 4 हमारा लगभग
कंप्लीट हुआ। ठीक है, अध्याय 4 में यही है, बस इंपोर्टेंट धारा आपको याद रखनी है, बस ये वाली। ठीक है, धारा 36 याद रख सकते हैं, धारा 37 याद रख सकते हैं, धारा 39 याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 5 की। अध्याय नंबर जो 5 है उसका विस्तार की अगर बात की जाए तो धारा 41 से लेकर के उसका विस्तार कहां तक है, धारा 60 का तक है, धारा 60 के का तक या धारा 60 ए हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो है अध्याय जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। यहाँ पर जो धाराएं हैं वो कुछ धाराएं काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें धारा नंबर किसकी, 41 की, धारा नंबर 41 की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस जो है वो बिना वारंट कब कब गिरफ्तार कर सकेगी। इसमें वो सारी स्थितियां दी हुई है जब एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें धारा नंबर 41 का की, धारा नंबर 41 का में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना दिया जा सकता है गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को। यहाँ पर अगर हम बात करें 41 खा की, 41 खा में गिरफ्तार करने का तरीका बताया गया। 41 खा में क्या बताया गया है, गिरफ्तार करने का तरीका या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य बताए गए हैं। यहाँ पर गिरफ्तार करने का तरीका ये होगा, जो व्यक्ति गिरफ्तार करने जा रहा है, ठीक है ना, वो सबसे पहले तो अपनी स्पष्ट पहचान बताएगा गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को, जिससे वो आसानी से समझ सके कि उसे गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति आखिर कौन है। दूसरी बात, यहाँ पर एक गिरफ्तारी का मेमो तैयार होगा जिसपे कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति के भी क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना पर या फिर कह सकते हैं उसके बताने पर उसके किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वालों को इत्तला दी जाएगी, जिसको वह गिरफ्तार व्यक्ति क्या करे, बताना चाहे, उसको सूचना दी जाएगी उसकी गिरफ्तारी की। अगर हम बात करें धारा नंबर 41 गा में, धारा नंबर 41 गा या धारा नंबर 41 सी भी हम कह सकते हैं, इसमें प्रत्येक जिले में राज्य सरकार, ध्यान से समझना, कौन, राज्य सरकार, ठीक है, प्रत्येक जिले में राज्य सरकार एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष क्या करेगी, स्थापित करेगी। ये धारा नंबर 41 गा कहता है। धारा नंबर 41 घा में अगर देखा जाए तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, यहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, पूछताछ के दौरान उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता यानी कि वकील से मिलने का क्या होगा, अधिकार होगा। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पूछताछ के दौरान वो है अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। ये बात जो है वो सीआरपीसी की धारा 41 घ हमें बताती है। जो 42 है सीआरपीसी की धारा 42 ये बताती है कि नाम व पता ना बताने पर उसकी गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की पुलिसकर्मी क्या कर सकता है, उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। यहाँ पर जो धारा 44 है वो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के विषय में बताती है। धारा 44 क्या बताती है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के विषय में बताती है। अगर हम बात करें धारा नंबर 45 की, ठीक है, तो धारा नंबर 45 जो है वो सशस्त्र बल जितने भी होंगे उनके सदस्यों को गिरफ्तारी में क्या प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। ये काफी इंपोर्टेंट धारा भी आप मान सकते हैं कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी में संरक्षण किस सीआरपीसी की किस धारा के अधीन दिया हुआ, तो आप बताएंगे धारा नंबर 45। 46 और 47 को आप छोड़ सकते हैं। धारा नंबर 48 जो है वो काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है तो जो पुलिस अधिकारी हैं वो भारत में कहीं भी उसका पीछा कर सकते हैं गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि गिरफ्तार करने के लिए किसी अपराधी का पीछा भारतीय क्षेत्र में कहीं भी किया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान है वो किस, या ये उपबंध जो है वो किस धारा में दिया गया है, तो हम बता देंगे कि धारा नंबर 48 में वो प्रावधान दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं धारा नंबर 50। जो धारा नंबर 50 सीआरपीसी की है वो बताती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताना क्या होगा, कारण बताना होगा। तो यहाँ पर अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो गिरफ्तारी का उसको क्या बताएगा, कारण बताएगा, और साथ साथ ये भी बताएगा कि उसका जो अपराध है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो गिरफ्तारी के जो अधिकार होंगे उनके बारे में उसको क्या करेगा, बताएगा, जिससे वो गिरफ्तारी पे क्या करे, जब अपनी जमानत ले ले। अगर हम बात करें
धारा नंबर 51 की, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त है, वो गिरफ्तार व्यक्ति की क्या कर सकता है, तलाशी कर सकता है। क्या कर सकता है, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कर सकता है। अगर हम बात करें धारा नंबर 53 की, ठीक है, तो धारा नंबर 53 में जो है वो पुलिस अधिकारी की क्या पर, प्रार्थना पर, यानी पुलिस अधिकारी एक प्रार्थना पत्र लिखेगा और गिरफ्तार व्यक्ति का, किसका, गिरफ्तार व्यक्ति का क्या कराएगा, डॉक्टरी परीक्षण कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति का क्या कराया जाएगा, डॉक्टरी परीक्षण कराया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें 53 का, तो 53 का में बस थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पर जो बलात्संग का अपराधी होता है उस व्यक्ति का डॉक्टरी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो हमें जो पुलिस अधिकारी को यहाँ पर 53 जो है वो ये अधिकार देती है कि उसकी प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति का क्या कराया जाएगा, डॉक्टरी परीक्षण कराया जाएगा। और 53 का जो है वो बलात्संग के अपराधी व्यक्ति का क्या कराएगी, डॉक्टरी परीक्षण कराने का क्या देती है, अधिकार देती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 57 की, CRPC धारा 57, यहाँ पर बताया गया है कि गिरफ्तार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। ठीक है, ये व्यक्तिगत जीवन से भी और वैसे भी और एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, आपको याद रखना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि CRPC की धारा 57 ये बताती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। 24 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये कौन सी वाली धारा बताती है, तो ये बताती है CRPC की धारा 57। एक चीज बहुत याद रखना है कि इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट कर लें कि इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। यात्रा के समय को जोड़ करके शेष जो है वो 24 घंटे के अंदर। अगर हम बात करें CRPC की धारा 58 की, CRPC की धारा 58 कहती है कि पुलिस अधिकारी को जो है वो जितनी भी उसने गिरफ्तारियां की हैं उनकी रिपोर्ट देना होगी। तो गिरफ्तारियां कौन सी, जो बिना वारंट की गिरफ्तारियां होंगी उसकी रिपोर्ट वो देगा। और किसको देगा, जिला दंड अधिकारी को देगा। जिला दंड अधिकारी जिसको हम कह सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, ठीक है, उसको देगा। अगर उसको नहीं देता तो उसने किसी व्यक्ति को निर्देशित किया है जो कि उपखंड मजिस्ट्रेट होगा यानी SDM होगा, तो उसको वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। यहाँ पर हमारा जो है अध्याय 4 और 5 इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आगे हम अगले अध्यायों की हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका भी कुछ भला हो और उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।